Hello students, welcome to the next video of the unit 5. In this video we are going to cover numbers and vectors. Before this video we have discussed about the data manipulations and basic manipulations functions. Now today's topic is numbers and vectors. आज हम numbers और vectors की बात करेंगे. So basically numbers को जब हम use करते हैं तो हमारे पास कुछ कॉमन न्यूमेरिक क्लासेस हैं जो हमारे में यूज करते हैं, एक इंटीजर और एक डबल प्रिसीजन नॉर्मली फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी सपोर्ट करती है. बट बाय डिफॉल्ट हमने जो एक फंक्शन देखा था जिसको हमने वेक्टर फंक्शन की बात करी थी, सी फंक्शन जो यूज होता है, इसके थ्रू हमने एलोकेशन ऑफ वैल्यूज स्टार्ट किया था. तो वेक्टर्स इंटीजर्स को क्रिएट करने के लिए हम उसी सेम फंक्शंस के साथ स्टार्ट करते हैं. तो एग्जांपल्स में देखते हैं कि सबसे पहले यदि हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करें और उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट कराएं, तो ये जो डिफॉल्ट टाइप्स ऑफ दिस वेरिएबल होगा वो होगा आपका स्ट्रिंग. आपको ये वैल्यू सेम दिखेगी बट ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है. अब यदि मुझे उसी की जगह स्ट्रिंग इंटीजर्स इंक्लूड कराने हैं तो मेरे पास क्या है, मुझे उनके वैल्यूज के साथ जो है वो एल कैरेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा. अगला अब बात आती है कि इसको कन्वर्ट्स हम कैसे करें. तो कन्वर्जन के लिए सिंपल सा लॉजिक है जो यूज करना है, एज डॉट डबल. ये जो फंक्शन है एज डॉट डबल, ये क्या करेगा कि आपकी जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर देगा. यदि मैं एज डॉट डबल की बात कर रहा हूं मतलब ये डबल में कन्वर्ट करेगा किसको, आपकी जो बेसिक वैल्यू है इंटीजर अंडरस्कोर वैर. तो इसमें हमने क्या इंसर्ट किया था, इसमें हमने नॉर्मली इंटीजर्स को स्ट्रिंग फॉर्म में इंक्लूड किया था. इसी को यदि मुझे न्यूमेरिक में करना है तो एस डॉट न्यूमेरिक हो जाएगा, और इसी को मुझे यदि इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो एस डॉट इंटीजर हो जाएगा. जैसे एग्जांपल में यदि हम देखें तो हमने इसमें डबल वेरिएबल यानी इस वैल्यूज को पास ऑन किया था. जब इसको हमने कन्वर्ट किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 1 2 4, यानी उनके जो प्रिसिशंस थे डबल प्रिसिशंस, उसकी जगह उसने उसको क्या कर दिया, इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दिया. ठीक, अगली अब बात आती है कि यदि मुझे नंबर्स को सीक्वेंस में जनरेट करना है तो उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ. तो पहला बेसिक जो लॉजिक है ये है कि जो वेक्टर है उसमें हम सीक्वेंशियली उसको स्टोर करवा दें तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा. अब बात आती है कि यदि मुझे भाई सीक्वेंस ऐसा जनरेट करना है जो थोड़ा सा डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है, तो उसके लिए हम सिंपल यूज कर सकते हैं सीक्वेंस फ्रॉम, कहाँ से, इनिशियल 1 to 21 एंड कंडीशन इज इंक्रीमेंटेड बाय 2. अब आप रिजल्ट्स में देखिए कि हमारे पास हर अल्टरनेट नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है. सिमिलरली यदि मैं बात करूं कि भाई मुझे 1 to 21 के 15 इक्वल इंक्रीमेंटेड नंबर्स चाहिए, यानी 1 और 21 के बीच में मुझे 15 इक्वली इंक्रीमेंटेड नंबर्स चाहिए, तो इसको भी हम कर सकते हैं यूजिंग सीक्वेंस इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम 0 to 21, और इस आप चाहें तो इसको 1 to 21 भी ले सकते हैं. लेंथ डॉट आउट इक्वल्स टू 15. बट जब भी आप 1 to 21 या 0 to 21 करें तो ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर है ये इंक्लूड होगा. यदि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला नंबर 0 होगा, यदि आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला नंबर 1 होगा. बट उसी के रिस्पेक्ट में जो है वो अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूज को ये पार्टीशन कर देगा इक्वली में. यदि मुझे वैल्यूज को रेप्लिकेट करनी है, सपोज मैंने वैल्यू रेप्लिकेट करानी है 1 to 4 की और उसको 2 टाइम्स लेना है, देन सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 4 देन 1 2 3 4. ठीक, ये जो डिस्प्ले है इसको हम कहते हैं कोलेटेड फैशन, यानी पहले एक पूरा सीक्वेंस खत्म होगा उसके बाद दूसरा सीक्वेंस स्टार्ट होगा. अच्छा, आप इसको अनकोलेटेड फैशंस में चाहते हैं कि 1 जो है वो एक साथ रिपीट हो, 2 एक साथ रिपीट हो, तब इस केस में जो है वो आप टाइम्स की जगह ईच का यूज करिए. आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो 1 1 2 2 3 3 4 4, और जितने रेंज आप देना चाहें उस रेंज के अकॉर्डिंग आप इसको रिपीटेड कर सकते हैं. अगला हम बात करते हैं जनरेटिंग रैंडम नंबर्स. तो यदि हम रैंडम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल्स होते हैं. यूनिफॉर्म है, नॉर्मल है, बाइनोमियल है, पॉइजन है, एक्सपोनेंशियल है, गामा है. ये सारे वो नंबर्स हैं जो एनालिसिस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, या ये सारे कहीं ना कहीं स्यूडो रैंडम नंबर्स जनरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे होते हैं. तो इनके लिए भी जनरेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल हैं आर में.
एक एक को डिटेल्स में देखना चाहते हैं। सबसे पहले यदि हम यूनिफॉर्म नंबर की बात करें तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम रन इफ फंक्शन का यूज करते हैं। कौन से फंक्शन का यूज करते हैं? रन इफ फंक्शंस का। ठीक, इसके अल्टरनेटिव में आप सैंपल मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो यदि मुझे 0 to 25 जो है रैंडम नंबर्स जनरेट करना है, तो रन इफ एन मिनिमम 0 मैक्सिमम 25, ये आपका एन जो है वो वैल्यू बताएगा कि नंबर ऑफ सैंपल्स आप कितने चाहते हैं 0 to 25 में। यदि आप इसको 10 देंगे तो ये 10 आपको प्लेस कर देगा, आप 25 देंगे तो ये 25 नंबर्स जो है इनके बीच में आपको सैंपल्स जनरेट कर देगा। ये सेम इसी तरीके से है जैसे हमने एक सैंपल मेथड यूज करी कि भाई सैंपल 0 to 25 एन कितने आपको वो चाहिए है, और इसमें हमने रिप्लेस डाल दिया कि ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे। इसके थ्रू भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। ये इस रन इफ का अल्टरनेट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि भाई रन इफ 25 मुझे जो है वो आपके सैंपल्स चाहिए। स्टार्टिंग हम 0 से करेंगे या मिनिमम 0 है और मैक्सिमम हमारे पास 10 है। यदि हम इसको बात करें तो देखिए हमारे पास जो है टोटल 25 ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स हैं जो इस यूनिफॉर्म फंक्शंस पे या यूनिफॉर्म नंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे जनरेट किए गए हैं। अगला जो टाइप है वो है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स। इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहा जाता है। तो यदि हम इसकी बात करें तो आर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शंस के लिए हमारे पास कुछ फंक्शन है। जैसे यदि मैं सपोज रैंडम नंबर्स जनरेट करवाना चाहता हूं फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ गिवन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, तो सिंपली मुझे जो फंक्शन यूज करना है वो है आर नॉर्म एन आपके रैंडम नंबर्स मीन जो आप वैल्यू देना चाहो और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू के साथ आप इसको करवा सकते हैं। वहीं यदि मुझे इसको सीडीएफ कैपेबिलिटीज जनरेट करवानी है वेक्टर के लिए तो पी नॉर्म का मैं यूज करूंगा। क्यू आपकी वैल्यू होगी, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अकॉर्डिंगली आएगा। क्वांटाइल फॉर प्रोबेबिलिटीज के लिए भी इसमें फंक्शन है जिसको हम क्यू नॉर्म कहते हैं। सिचुएशन बाकी जो पैरामीटर्स हैं मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन कॉमन है। और यदि मुझे डेंसिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटीज बनानी है किसी वैल्यू एस के लिए जो कि वेक्टर एक्स में अवेलेबल है, तो मुझे जो फंक्शन यूज करना होगा वो होगा डी नॉर्म एक्स। तो ये चार बेसिक जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। आर नॉर्म्स, पी नॉर्म्स, क्यू नॉर्म्स और डी नॉर्म्स। अगले एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो सिंपली एग्जांपल के लिए हमने 5 रैंडम नंबर्स को जनरेट करवाने के लिए लिया हुआ है। मीन जो है वो हमने 100 लिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने 15 लिया हुआ है। तो यदि मैं इसको 25 नॉमिनेशंस जनरेट करवाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करवाता हूँ, तो x की वैल्यू जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे ये जो है वो 25 अलग अलग पैटर्न्स मिलेंगे जो कि आपके वेरी करेंगे। अब ये जो मीन ऑफ 100 है इसमें हर एक पैटर्न्स का जो है वो सिमिलर टाइप की 100 के आसपास की वैल्यूज के साथ ये अवेलेबल होगा। यदि इसके साथ एक और फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं वो है समरी एक्स। यदि आप समरी एक्स फंक्शन यूज करेंगे तो एक्स में जो वैल्यूज आई थी उनका मिनिमम, फर्स्ट क्वाड्रेचर, मीडियन, मीन, थर्ड क्वाड्रेटर, मैक्सिमम, ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस तरीके से भी हम इसको आर नॉर्म्स, पी नॉर्म्स, क्यू नॉर्म्स की फंक्शनिंग को यूज कर सकते हैं। अगला आता है आपका बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। ये जो है कन्वेंशनली इंटरप्रेटेड एज द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन साइज एक्स ट्रायल एंड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। यहाँ पे पी प्रोबेबिलिटी को सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। यदि हम बात करें कि इस कैटेगरी में हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके से हैं, तो यदि मुझे वेक्टर ऑफ लेंथ n को डिस्प्ले कराना है तो मेरे पास साइज है 100, प्रोबेबिलिटी रेट है 0.5 यानी 50% सक्सेस प्रोबेबिलिटी। तो यदि मुझे इसमें जनरेट करवाना है तो मैं सिंपली यूज करूंगा RBINOM फंक्शन।
ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बट बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए रैंडम बायोनॉम फंक्शन। एन आपका जो है वो वेरिएबल रहेगा, साइज इसमें हमने 100 रखी है और प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 रखी है। इसी की जगह यदि हम CDF प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को निकालना चाहते हैं तो आर नॉम की जगह फंक्शन का नाम हो जाएगा P बायोनॉम, और उसी की जगह यदि हम क्वांटाइल ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो फंक्शन हो जाएगा आपका Q बाइनरी नॉम। डेंसिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी के लिए भी सेम फंक्शन है, बस यहां पे हमारा हो जाएगा डी बी आई नॉम। बाकी सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज रहेंगी। उसके बाद आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस नंबर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस नंबर की बात करें तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट प्रोबेबिलिटी बेस्ड फंक्शंस होते हैं जो कि बताते हैं कि किसी इवेंट को होने की चांसेस एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में या फिक्स इंटरवल ऑफ स्पेस में कितने होंगे। तो इस तरीके का जो डिस्प्ले होता है उसको हम कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमारे पास जो है वो 4 बेसिक फंक्शंस हैं, आर पॉइजन, पी पॉइजन, क्यू पॉइजन और डी पॉइजन। यहाँ पे भी यदि हम वेक्टर लेंथ जनरेट करवाना चाहते हैं तो हम आर पॉइजन का यूज करेंगे, CDF प्रोबेबिलिटीज के लिए पी पॉइजन का यूज करेंगे, और आपकी क्वांटाइल प्रोबेबिलिटीज के लिए क्यू पॉइज का यूज करेंगे। सिमिलरली डेंसिटी फंक्शंस प्रोबेबिलिटी के लिए जो है वो हम डी पॉइज का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि लैम्डा बेसिकली मीन रेट आप क्या रखवाना चाहते हैं, इक्वल्स टू 4 है, 6 है, 2 है, व्हाटएवर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला जो नंबर टाइप है दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। द एक्सपोनेंशियल probability distributions describe the time between event in a poison process। poison process में आपका टाइम बेसिकली कितना लग रहा है, तो इसके लिए भी हमारे पास बेसिक 4 फंक्शंस हैं। सेम पैटर्न पे जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं वैसे ही यहाँ पे जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज हम इस फंक्शंस के पहले प्रीफिक्स लगाते चलेंगे। तो यदि हमें वेक्टर ऑफ लेंथ जनरेट करनी है देन आर एक्स भी फंक्शन लगाएंगे। यदि मुझे CDF प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो P एक्सपीरियंस फंक्शंस लगाएंगे, और क्वांटाइल फॉर प्रोबेबिलिटीज के लिए Q एक्सपीरियंस फंक्शंस लगाएंगे, और सिमिलरली डेंसिटी फंक्शंस के लिए हम डी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लगाएंगे जहां पे आपका x p q n जो है वो वेरिएबल वैल्यूज हैं, और रेट आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो रेट है वो 1 रखेंगे तो ठीक है। 1 से ऊपर में हमेशा ये आपको हायर प्रोबेबिलिटीज वैल्यू जनरेट करेगा। अब बात आती है गामा डिस्ट्रीब्यूशंस नंबर की। तो बाकी सारी कैटेगरीज के साथ गामा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी हम यूज करते हैं। ये बेसिकली बेटा डिस्ट्रीब्यूशन या अराइजेस नेचुरली प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस में जो फंक्शन यूज होता है वो है गामा फंक्शन, बट अलग अलग चीजों के लिए हम इसमें आर पी क्यू और डी को ऐड करते रहते हैं। जैसे वेक्टर लेंथ यदि मुझे इसमें यूज करनी है विद से पैरामीटर 1 तो मैं फंक्शन का यूज करूंगा आर गामा एन शेप इक्वल्स टू 1। वहीं यदि मुझे इसकी CDF प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज को जनरेट करना है तो मैं इस फंक्शन का जो यूज करूंगा वो हो जाएगा पी गामा क्यू कॉमा शेप इक्वल्स टू 1। सिमिलरली क्वांटाइल प्रोबेबिलिटी के लिए क्यू गामा हो जाएगा, और डेंसिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी के लिए जो है वो फंक्शन जो होगा वो डी गामा होगा। तो अभी तक हमने रैंडम नंबर्स की बात करी, अब हम बात करते हैं वेक्टर्स की। सो वेक्टर्स आर द मोस्ट बेसिक आर डेटा ऑब्जेक्ट्स। ये 6 टाइप्स के एटॉमिक वेक्टर्स में अवेलेबल होते हैं, जिसमें लॉजिकल, इंटीजर, डबल, कॉम्प्लेक्स, कैरेक्टर एंड रॉ अवेलेबल है। ये वेक्टर की यदि हम बात करें तो बेसिकली ये 2 कैटेगरीज में आते हैं, सिंगल एलिमेंट वेक्टर जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, और मल्टीपल एलिमेंट्स वेक्टर जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू होती है। जो सिंगल वैल्यूज होती है उसमें को नॉर्मली हम 1 लेंथ और
एक डेटा वेक्टर्स टाइप्स पे आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि मल्टीपल एलिमेंट्स वेक्टर में हम कोलन ऑपरेटर के थ्रू उसको न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंगल एलिमेंट्स वेक्टर्स की बात करें तो बेसिकली ये जो अवेलेबल है हमारे पास वो 6 टाइप्स के अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहला है कैरेक्टर। यदि मैं प्रिंट एबीसी, तो एबीसी जो है वो मेरा कैरेक्टर टाइप डेटा बेट है, आपका वो ऑब्जेक्ट है। और अगला जो है आपका टाइप डबल। यदि डबल की बात करें तो 12.5 जो है प्रिसिशन, डेसिमल प्रिसिशन, उसको हम बोलेंगे डबल। इंटीजर के लिए हम एल प्रिंट करते हैं। लॉजिकल ट्रू या फॉल्स होगा, बुलियन होता है। फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स टाइप है, इसमें हमने बात करी थी जो फर्स्ट हमारा वीडियो था उसमें, कि भाई 2+3i जो है हमारा कॉम्प्लेक्स है। और जो है रॉ, इसमें नॉर्मली जो है हम प्रिंट के साथ कैरेक्टर टू रो को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू हमने आपके रो को प्रेजेंट किया हुआ है, कैरेक्टर टू रो। तो ये जो हेलो है, इसको इनने क्या किया है, आपके हेक्साडेसिमल वैल्यूज के रिप्रेजेंटेशंस में उसको दिया है कि हर एक जो वैल्यू है, एच की वैल्यू 68, ई की वैल्यू 65, एल की वैल्यू जो है वो 6c है, फिर अगला एल जो 6c है, फिर ओ जो है वो 6f है। तो अब कंफ्यूजन ये आ रहा है कि भाई ये जो कैरेक्टर है ये कौन से हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रहा है। अभी तक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में हमने बाइनरी वैल्यूज या आस्की वैल्यूज की बात करी थी। तो जो आस्की वैल्यू है उसी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है आपके हेक्साडेसिमल फॉर्म में। मल्टीपल एलिमेंट्स की बात करें तो हमने मल्टीपल एलिमेंट्स के कुछ क्राइटेरियाज देखे थे कि जैसे यदि मुझे सीक्वेंस जनरेट करना है 1 to 13, तो मैं क्या यूज करूंगा 5:13, और उसको मैं किस में स्टोर करा रहा हूँ, एक v नाम के वेक्टर में। तो बेसिकली 5 to 13 जो वैल्यूज है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। यदि मुझे सिक्वेंसिंग जनरेट करानी है कि भैया 6.6 से लेके 12.6 तक चाहिए, तो आप वो भी सिक्वेंसेस जो है वो इसको जनरेट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि भैया यदि मुझे स्पेसिफाई करना है कि सीक्वेंस जो है वो प्रॉपरली हो, तो इस केस में मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली जैसे हमने ये वाला एग्जांपल्स देखा था, इसी के तरीके से हम इसे भी इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे फाइनल एलिमेंट जो है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसमें आपका इनिशियल और फाइनल दोनों, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों अवेलेबल थे। बट यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका इनिशियल तो है बट लास्ट वाला अवेलेबल नहीं है। और सीक्वेंस ऑपरेटर्स के थ्रू भी हम मल्टीपल वेक्टर्स जो है, मल्टीपल एलिमेंट्स वेक्टर्स, इनको जनरेट कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम कर रहे हैं कि आपके जो एलिमेंट्स हैं 5 to 9, उनको हम 0.4 के इंक्रीमेंट के साथ डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये देखिए हमने स्टार्टिंग 5 से की थी और एंडिंग हमारा 9 तक गया, इनिशियल टू फाइनल तक हम इसको लेके गए हैं। यदि सी फंक्शन का यूज करना है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एस वेक्टर लिया है जिसमें हमने 4 वैल्यूज को जो है वो स्टोर करवाया है, और इन वैल्यू को जब हमने प्रिंट कराया तो वो एज इट इज प्रिंट हो रही है। जैसा कि हमने बोला था कि बाय डिफॉल्ट जो टाइप है वेक्टर का वो है स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही स्टोर हुई है। अब बात आती है कि वेक्टर्स एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो ब्रैकेट्स या इंडेक्सिंग पोजीशंस के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इनको हम एक्सेसिंग को एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि सपोज जो है वेक्टर एलिमेंट को मुझे पोजीशन से एक्सेस करना है, तो मैंने एक टी वेक्टर लिया जिसमें मैंने वीक डेज को स्टोर करवाया है। अब यदि मैं देखना चाहता हूं कि भैया सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ डे कौन सा है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा कि भाई सी जो मेरा वेक्टर फंक्शन है, इसके साथ मैंने सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और सिक्स इंडेक्स पास किया है। सिंपली एरे की तरह लग रहा है बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है। एरे में हम 0 से इंडेक्स स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपका जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट होगा। तो यदि मैं बात करूं तो सेकंड जो मेरा डे है वो होना चाहिए मंडे, थर्ड जो मेरा डे है वो होना चाहिए ट्यूसडे, और सिक्स्थ जो मेरा डे है वो होना चाहिए
फ्राइडे। आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको रिजल्ट्स जो है वो सिमिलरली ही मिलेंगे। अब यूजिंग लॉजिकल इंडेक्सिंग के थ्रू यदि हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यहां देखिए इस वेक्टर वी में हमने ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स प्रिंट कराया है। यानी ट्रू की जगह पे मैं 1 रख देता हूं और फॉल्स की जगह पे 0 रख देता हूं तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट और मुझे सिक्स्थ एलिमेंट मिलना चाहिए। फर्स्ट मेरा संडे है, सिक्स्थ मेरा फ्राइडे है। ये भी एक एक्सेसिंग का तरीका है। अच्छा, आप ये यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। -2 -5 जब आप ये डिस्प्ले कराएंगे तो सेकंड मेरा इंडेक्स क्या था? सेकंड था मेरा मंडे और फिफ्थ था मेरा थर्सडे। देखिए दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो आपके माइनस हो गए हैं या कहें कि लिस्ट में से हटा दिए गए हैं। बाकी जो लिस्ट है वो आपकी डिस्प्ले हो गई। तो एक और ये नया तरीका था आपके कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए। आप 0-1 इंडेक्सिंग के थ्रू भी इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे इसमें मैंने जो है सारे 0 कर दिए हैं, सिर्फ मेरा जो लास्ट वैल्यू इट शुड बी 1, इसी को मैंने 1 रखा है। तो यदि मैं रिजल्ट देखूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आना है वो सिर्फ वो एक सिंगल डे होगा। अगली बात करते हैं वेक्टर मैनिपुलेशंस की। तो वेक्टर मैनिपुलेशंस में 3 तरीके से हम इसको मैनिपुलेट करते हैं। पहला जो है दैट इज वेक्टर अर्थमेटिक्स, बेसिक अर्थमेटिकल फंक्शंस। देन वेक्टर एलिमेंट्स रिसाइकलिंग, जिसमें हम दो वेक्टर्स को अनइक्वल लेंथ्स के साथ उसको सेम लेंथ में लेके जाते हैं या शॉर्टन वेक्टर्स क्रिएट करते हैं, उस पे बेस्ड ऑपरेशंस चलवाते हैं। थर्ड वन है हमारा वेक्टर एलिमेंट शॉर्टिंग, जो कि नॉर्मली शॉर्टिंग फंक्शंस के थ्रू हम करते हैं। सो बेसिक यदि हम अर्थमेटिक की बात करें तो सिंपल दो वेक्टर मैंने लिए हैं, आपका v1 और v2, और इसमें हमने जो है वो सेम लेंथ की वैल्यूज को इंसर्ट कराया है। यदि मैं इन दोनों का एडिशन कराना चाहता हूं तो मैंने इनकी एडिशंस को जो है एड डॉट रिजल्ट में स्टोर करवाया है, उसको डिस्प्ले कराया। तो यदि मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो हम रिजल्ट्स में यदि देखें तो जो मेरे पास एड डॉट रिजल्ट्स हैं इन सब के एडिशंस हैं। 3 + 4 7 आ गया, 8 + 11 19 आ गई। यदि मैं सब्सट्रैक्शंस की बात करूं तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे सब्सट्रैक्शंस भी अवेलेबल हैं। और यदि हम बात करते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन की तो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स भी अवेलेबल हैं। और यदि हम इसमें बात करें डिवीजन की तो डिवीजन भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। बट इस डिवीजन में हमारे पास एक ये जो थर्ड एलिमेंट है इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो यदि मैं थर्ड एलिमेंट चेक करूं तो 4 डिवाइडेड बाय 0 होना चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है। इसलिए इस वैल्यू की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या आया है? INF आया है। तो यहाँ पे आपकी इस तरीके की बेसिक हैंडलिंग की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आर प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर लेता है। एलिमेंट रिसाइकलिंग की जो हमने बात करी थी कि यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स लिए हैं। पहला जो वेक्टर है वो एक थोड़ा सा नॉर्मल ज्यादा लेंथ का हमने लिया है, जिसकी लेंथ हमने 6 रखी है। अगला जो वेक्टर लिया है उसको हमने सिर्फ 2 की रेंज रखी है। अब यदि मैं इन दोनों को ऐड कराऊं तो क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ ये दो ऐड हो जाए, बाकी सारे 0 के साथ एडिशन होंगे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, यहाँ पे रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि ये जो v2 है ऑटोमेटिकली जब भी आप v1 के साथ ऑपरेशंस लेंगे तो ये अपने आपको रिसाइज करके क्या कर लेगा? एज पर दी v1 कर लेगा। तो ये जो वैल्यू होगी v2 की वो हो जाएगी 4 11 4 11 4 11। अब ये भी 6 एलिमेंट्स का हो गया। और जब आप इसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करवाएंगे तो जो आपके आउटपुट रिजल्ट आएंगे वो उसी के रिस्पेक्ट में आएंगे। देखिए यहाँ पे अब ये भी 6 है और ये भी 6 के रिस्पेक्ट में अपने आप को इसने जनरेट कर लिया है। जैसे यदि हम इस एलिमेंट की बात करें तो ये 22 है। ये तभी पॉसिबल है जब 11 + 11 हो, जबकि यहाँ पे तो हमने कोई भी लेंथ इंक्लूड नहीं करी थी। सो दिस इज रिसाइकलिंग। अगला जो आता है आपका वेक्टर एलिमेंट शॉर्टिंग, जिसमें हम शॉर्ट फंक्शंस का यूज करते हैं। एक हमने सिंपल सा वेक्टर लिया हुआ है और इसमें हमने कुछ वैल्यूज डाली हुई है, हमने इसमें नेगेटिव वैल्यूज को भी यूज किया हुआ है। जब हम इसको शॉर्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आता है वो आपका प्योर शॉर्टिंग है। अब ये जो शॉर्टिंग हो रही है वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू के बेसिस पे हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है। अब यदि मैं चाहता हूं कि भैया रिवाइज ऑर्डर में करना है
तो सिंपली मेरे पास जो फंक्शन है उसमें एक पैरामीटर मुझे ऐड करना होगा, दैट इज डिक्रीजिंग इक्वल्स टू ट्रू। जैसे ही मैं डिक्रीजिंग इक्वल्स टू ट्रू करूंगा, इसका मतलब है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो इसको शॉर्ट कर देगा। फिर कैरेक्टर के बेसिस पे यदि मैं शॉर्टिंग की बात करूं तब, तो ये कैरेक्टर के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। जैसे मैंने रेड ब्लू येलो वायलेट दिया था, तो आप इसको ब्लू रेड वायलेट येलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं। इसी की जगह इसको भी यदि मुझे डिक्रीजिंग करना है तो डिक्रीजिंग को मैं यूज कर सकता हूं। तो इस वीडियो में हमने देखा नंबर्स, रैंडम नंबर जनरेशन and आपके vectors, uses of vectors. So thank you for the watching the video.